नादरीन, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई बल्कि टॉर्चर किया गया। और ये बदतरीन तशद्दुद है। ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी देर तक धरना दिए रहे। उसके बाद उठकर इन्होंने इस्लामाबाद की जानिब जब रैली निकाली तो पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया। नजम नाम का एक बच्चा है, उसको मारा, उसको गिरफ़्तार किया। अब अलीमा खानम मना भी कर रही थी पुलिस को कि आप हमें गिरफ़्तार कर लें, इस बच्चे को छोड़ दें, लेकिन पुलिस ने कहीं दुकानों में बंद किया, लोगों को धक्के दिए, गिराया। इमरान खान साहब की बहनों को भी सड़क पे गिराया गया। और ये चीज़ें अब नॉर्मलाइज कर दी गई हैं बहुत हद तक। यानी पहले होता था, बड़ा रोला पड़ता था, शोर मचता था पाकिस्तान में, लोग इसकी मजम्मत करते थे, लेकिन अब मजम्मत भी नहीं करते कि ठीक है इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी बहनें आती हैं, बेशक उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लेकिन मारो कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब की नज़र में जो इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं वो सिर्फ मरीम नवाज़ हैं, बख्तावर है, या उनकी अपनी फैमिली की ख़वातीन हैं, या इज़्ज़तदार जरदारी की बेटियां, नवाज शरीफ की बेटियां, ये ख़ानदान उनके लिए इज़्ज़तदार है, बाकी लोग इज़्ज़तदार नहीं हैं। इमरान खान साहब की बहनें हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, पाकिस्तान की दीगर ख़वातीन हो, मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारी आती हैं, इनको मारो, कुटो, जलील करो। यानी जिसके अंदर भी थोड़ा सा कौम का एहसास है, या जो इमरान खान के साथ है, उसको तो ना ये खातून मानते हैं ना ये कुछ और मानते हैं, उसके ऊपर जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं। तो ख़वातीन सिर्फ इन्हीं के घरों में रहती हैं और कहीं नहीं रहती। इमरान खान साहब की बहनों पे फिर से तशद्दुद हुआ, उन्हें सड़क पे गिराया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मज़म्मती बयान जारी किया और पीटीआई ने भी किया, जैसा कि हर मरतबा किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में होने वाली बदतरीन फस्तायत और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आज इमरान खान से उनके अहल खाना और वकला की मुलाकात का दिन था, नहीं करवाई गई मुलाकात। आखिरी मुलाकात को तकरीबन 50 दिन गुजर गए हैं। खुली अदालती अहकामात की और इंसानी और इखलाकी और कानूनी रवायात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। मुलाकात रोकने के इस गैर आइनी इकदाम के बाद इमरान खान की बहनों और अवाम ने धरना ख़त्म करके रावलपिंडी में एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रैली निकाली। मगर पंजाब पुलिस ने सब्र, कानून और शाइस्तगी का मुजाहरा करने की बजाय हमेशा की तरह तशद्दुद और जबर का रास्ता इख्तियार किया। बिला इश्तिहार लाठी चार्ज किया, वहशियाना तशद्दुद किया। इमरान खान की बहनों के साथ साथ सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक को एक दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, जो पंजाब हुकूमत की पुलिस की खुली गुंडागर्दी का एक और सबूत है। इस तशद्दुद के नतीजे में दर्जनों कारकुन जख्मी हुए, कई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया गया, जो किसी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में नहीं होता। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है, जबर और तशद्दुद के ज़रिए अवाम की आवाज़ को दबाने के नाकाम हथकंडे हैं। इमरान खान के अहले खाना और वकला से मुलाकातों को रोकना ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी इक़दामात हैं। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। पीटीआई ने जिम्मेदारी डाल दी पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की। हालांकि पीटीआई अच्छी तरह जानती है कि इनकी टके की औकात नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं और वो हमेशा से ये करते आए। उन्होंने कायदे आज़म के साथ ये किया, फातिमा जिन्ना के साथ ये किया, लियाकत अली खान के साथ किया, मशरकी पाकिस्तान में क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, नुसरत भुट्टो के साथ किया। उन्होंने सबके साथ ही किया। नवाज शरीफ की बीवी की गाड़ी को हवा में उठा दिया लिफ्टर के साथ। ये बात है जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा भाग गए थे, उससे पहले की बात है। तो ये हमेशा से वही लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक मज़म्मती बयान जारी किया है और उन्होंने अपील की सिविल सोसाइटी से, मीडिया से और जमहूरी क़ुव्वतों से कि वो आइन की बालादस्ती और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आ गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी बयान। तो ये मामला है और लगातार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए। अब हो ये रहा है कि इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बर्बाद कर देंगे ऑपरेशन के नतीजे में, लेकिन जिन जिन लोगों को उनके घरों से, उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है,
रस्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs खड़े होकर उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके हालात दरियाफ्त करते हैं और उन्हें अपनी हमायत की यकीन दहानी करवाते हैं। तो वो जो एक बयानिया ये बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोगों को रुस्वा करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल देंगे, वो ये कर नहीं पाए। डॉक्टर अमजद ने और कुछ और दीगर लोगों ने एक नुक्ता उठाया, नुक्ता गलत नहीं है। देखें, ये लॉजिकल एंड पे अगर आप देखें तो ये बात करना तो खतरनाक है कि दहशतगर्द सिर्फ कबायली इलाकों में आके लोगों को क्यों मारते हैं, शहरों में क्यों नहीं जाते। यानी नॉर्मली ये जो दहशतगर्द लोग हैं ये अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं ना, ये कहते हैं हम इस्लाम लेकर आना चाहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। तो एक्चुअली तो ये इस्लाम पसंद लोग हैं ना, तो ये इस्लाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सवाल ये उठाया कि ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमले उन लोगों पे क्यों नहीं करते जो गैर इस्लामी हरकतें कर रहे हैं। एक टेक्निकली एक सवाल उठाया और लॉजिक उसे मानती भी है। बेशुमार ऐसी पार्टियां होती हैं, ऐसी दावतें होती हैं, लेकिन वहां पे कभी भी किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मैं इसके हक में हूं कि कहीं भी दहशतगर्दी का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कबायली लोग जो इस्लाम के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, यहां पे ही मुसल्लह दहशतगर्द क्यों आ जाते हैं। और फिर जब ऑपरेशन होता है तो ना फौज को नुकसान होता है, ना दहशतगर्दों का नुकसान होता है, नुकसान मकामी आबादी का हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? तो इसका सादा जवाब जो है, जो मकामी लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जहां जहां पे मादनियात है वहां पे पहले दहशतगर्द लाए जाते हैं, फिर उनको वहां पे कब्जा करवाया जाता है, फिर उन दहशतगर्दों को मारने के लिए फोर्सेज आती हैं, फिर वो भी अपने इलाकों में कब्जा करती हैं, फिर दोनों तरफ के लोग मकामी लोगों का नुकसान करते हैं, और फिर इन दोनों की लड़ाई के लिए मैदान खाली किया जाता है और मकामी लोग ये इलाका छोड़कर चले जाते हैं। फिर मकामी लोगों को वापस कभी भी उनके इलाकों में सही तरह बसने नहीं दिया जाता। अगर लोग वापस आ भी जाए तो वहां पे बहुत बड़े बड़े कंटोनमेंट्स बन गए होते हैं, ऐसे इलाके जहां पे पहले कभी भी फौज नहीं थी, लेकिन फौज की बड़ी बड़ी छावनियां बन जाती हैं। स्वात में आप देखें ना कितने बड़े पैमाने पे बन गई हैं, और बहुत सारे इलाकों में आप देखें जहां माजी में छावनियां नहीं थी, लेकिन अब वहां पे कंटोनमेंट्स मौजूद हैं, और ये ऑपरेशंस के बाद हुआ। फौज ये कहती है कि ये बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि यहाँ पे देर पा अमन कायम करना है। मकामी लोग ये कहते हैं कि कंटोनमेंट्स बनने के बाद हमारे वसाइल के ऊपर से हमारा कंट्रोल कम हो जाता है, और कंट्रोल जो है वो फौज के पास चला जाता है। ये वो फड्डा है जो मकामी लोगों के दिमाग में घुस गया। ये बात उनके दिमाग से निकलती रही, उन्हें लगता है कि लड़ाई उनके वसाइल पे कब्जे के लिए और कोई बात नहीं है। नादरीन, ईमान मजारी साहिबा और हादी अली चट्टा साहब, इन्होंने सारी रात गुजारी जो बार के सदर के चैम्बर में, ये उनके दफ्तर में बैठे रहे सारी रात। कुछ सहाफ़ी और दीगर एक्टिविस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कब तक अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर सकते हैं। यानी उन्हें गिरफ्तार करने का रियासत ने फैसला तो कर लिया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि जैसे बुशरा बीबी को, यास्मीन राशिद साहिबा को, बारंग बलोच साहिबा को, बेबू बलोच साहिबा को, जैसे सनम जावेद को, फलक जावेद को इन्होंने कैद करके बंद करके रखा हुआ है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि बिल्कुल वैसे ही वो अब ईमान मजारी को भी जेल में बंद करके रखेंगे और इनके लिए भी हालात को उतना ही सख्त कर देंगे। अब इसके लिए आवाज़ सबको उठानी चाहिए। देखें, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो मैं एक बात कहता हूँ कि बारी बारी सबकी बारी, ये आग कल आपके घर तक आएगी। एक रिक्शे वाला मारा गया, उसकी बच्चियां यतीम हो गईं, बाकी रिक्शे वाले नहीं बचेंगे। एक रेडी वाला मारा गया, उसके बच्चे यतीम हो गए, बाकी रेडी वाले नहीं बचेंगे। अरशद शरीफ मारा गया, उसके बच्चे यतीम हो गए, हम बाकी सहाफ़ी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके आलाकार या उनके हवारी बच जाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ ली तो आप और आपके बच्चों के लिए ये मुल्क महफूज हो जाएगा, वरना वही होगा जो मैं आपको बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि बारी बारी सबकी बारी। नाज़रीन, ये जो हुकूमत है ना, ये नौसरबाजों की है। जो नौसरबाज ये कहकर आया था ना कि कौम को खाना खिलाने के लिए और कौम की खातिर मैं अपने कपड़े बेच दूंगा,
उनके कपड़ों के डिज़ाइन आज पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। दुनिया के महंगे तरीन कपड़े पहन के उन्होंने अपने घर की एक शादी की है। अब बहुत सारे लोग ना इस एक बहस में उलझ गए हैं कि जनाब इस शादी पे बात करनी चाहिए थी, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, शादी करना सबका हक है और किसी के घर के निजी मामलात में जाना भी नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब आप अपने आप को कहते हैं कि आप अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। फिर आप अवाम की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा सकते। कराची में एक प्लाजा, उसके अंदर लोग जल जल कर मर रहे हैं। दर्जनों लोगों की अब तक इत्तला आ गई कि वो उसमें जाँ बहक हो गए और अब तक 70 से जायद लोग बताए जा रहे हैं कि वो लापता हैं। ऐसी सूरत हाल में आप जश्न मना रहे हैं, आपका म्यूजिक, आपके कपड़े, आपकी सजावट, आपकी चकाचौंध वो पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है। देखिए, कुछ अरसा पहले फील्ड मार्शल के घर में शादी हुई, लेकिन कोई भी तस्वीर या वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि फील्ड मार्शल ने यह मंसूबा बनाया होगा कि मैंने बाहर लोगों को नहीं दिखाना। लेकिन यहां पे जो शादी हुई पंजाब शरीफ के घर में, इस शादी के बाकायदा तस्वीर और वीडियोस वायरल किए गए, ऐसे क्लिप बनाए गए म्यूजिक के साथ जिनसे वो खुद ये बताना चाहते हैं कि हमारी अमारत देखो, हमारी खूबसूरती देखो, हमारी चकाचौंध देखो। जब आप खुद लाके चौक में रख देंगे, सोशल मीडिया पर रख देंगे अपने घर के सारे मामलात, तो फिर लोग उसको डिस्कस तो करेंगे ना। देखिए, रोजाना कितनी शादियां होती हैं पाकिस्तान में, बेशुमार शादियां होती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक आधी शादी होती है जो सोशल मीडिया पे आती है। ज्यादातर लोग अपनी ये चीजें प्राइवेट रखते हैं, लेकिन जब अवामी नुमाइंदगान हो और वो अवाम को खुद दिखाएं, यही हुआ था ना वो नेपो बेबीज के साथ। जो उनके बच्चे थे ना नेपालियों के हुक्मरानों के, उन्हें बड़ा दिखावे का शौक था। वो कीमती कपड़े, जेवरात वो पहन के वीडियोस बनाते थे, उनको टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे डालते थे। उनके लिए इंटरटेनमेंट था। लेकिन नेपाल के बच्चे भड़क उठे, इसीलिए पाकिस्तान की नौजवान क्लास या यूथ वो आपसे नफरत करती है। वो ये देखती है कि आप लोगों ने कैसा जुल्म किया पाकिस्तानियों पे। आप खुद अमीर हो गए, पाकिस्तान गरीब हो गया, और अब आप अपनी इमारत का दिखावा भी कर रहे हैं जो पाकिस्तानियों के दिलों को तकलीफ देता है। नादरीन, शफीउल्लाह जान साहब से एक और घटिया सवाल किया गया, इंतहाई घटिया सवाल है, मैं उसको यहां दोहराना ही नहीं चाहता। मैं होता तो शायद मेरे से बर्दाश्त ना होता, मेरे सामने कोई आदमी आकर इस तरह का सवाल करता तो बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे से बर्दाश्त करना। लेकिन आफरीन है शफीउल्लाह जान पे कि वो उसको बर्दाश्त करके उसको सह कर निकल गए। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मारा हुआ गंद है। जब से एस्टेब्लिशमेंट ने डिजिटल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, तब से लेकर अब तक हमें हर तरफ सोशल मीडिया पे गंद ही गंद नजर आ रहा है। हर तरफ गालम गलोच, गलाजत, कूड़ा करकट। ये सवालात कभी भी सहाफ़ी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसे घटिया तरीन सवालात हो रहे हैं। ऐसे सवालात का सबसे बेहतरीन जवाब ही है कि आप उसे देखें और शुक्रिया अदा करके निकल जाएं, ताकि ये लोग मजीद गंदे हों, मजीद एक्सपोज हों। क्या ऐसा सवाल कोई डीजी ISPR से कर सकता है? क्या ऐसा सवाल कोई मरीम नवाज से कर सकता है? क्या किसी और से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है? ये इंतहाई घटिया और गलीज हरकत है, और इस तरह का जो ट्रेंड है उसको परवान चढ़ाया पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने खास तौर पे। तो ये बड़ी ज्यादती है। सहाफियों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें, या ऐसे सहाफियों को अपने बीच में खड़े ही ना होने दें, आने ही ना दें, और इनकी हौसला शिकनी करें, क्योंकि ये सहाफत को गंदा कर देते हैं। ऐसा कुछ होता है तो मुझे शर्मिंदगी होती है, आपको भी होती होगी जो सहाफी सुन रहे हैं। तो आप इनसे अपने आप को दूर करें, ऐसे लोगों से, ऐसे घटिया सवालात पूछने वाले और जाती और निजी नौयत के हमले करने वाले, ऐसे जो दरिंदे हैं जो आपके बीच में घुसाए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने घुसाए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो चल रहे हैं, तो इनसे आप फासला इख्तियार कीजिए। इस लेवल के घटियापन का हमारे पाकिस्तान की सहाफत या उनका चेहरा जो है वो इतना गंद अपने ऊपर मिलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनसे दूर जितना अपने आप को करेंगे उतना सहाफियों के लिए बेहतर है। नादरीन, सेनेट में और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडरान आए, उन्होंने आते ही पहला मुतालबा ये किया
کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور اسی سے پاکستان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر صاحب یہ کریں گے یا یہ ہونے دیں گے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو 6% والی گروتھ تھی وہ گزشتہ 4 سال میں اگر اس کی آپ ایوریج نکالیں نا تو 2% بھی نہیں بنتی. اور ابھی آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر اپنی پیشن گوئی پاکستان کی سالانہ گروتھ کے حوالے سے تبدیل کر دی. 3.6 سے کم کر کے 3.2 تک لے آئے. میرے خیال میں یہ 3 سے بھی نیچے آ جائے گی. اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 بھی بہت مشکل سے اچیو کریں گے. لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر بھاگ رہے ہیں اور عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کے اندر تو تباہی ہے ہی. پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بھی گھٹنوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اب پاکستان کے حکمرانوں کو ہر وہ چیز ماننی پڑے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہیں گے عاصم منیر وہی کریں گے اور عاصم منیر کر دیں گے. شہباز شریف صاحب اسے اون کر لیں گے. ہمارے پاکستان میں جو درباری مولوی ہیں وہ ان اقدامات کو عین اسلامی سعادت قرار دے دیں گے اور پاکستان کا میڈیا اسے ایک عظیم سفارتی کامیابی بھی قرار دے دے گا. یہ ہے پاکستان کا سفارتی مستقبل. جو ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا جو کہے گا یہ اسے آمین کریں گے, اس کے پیچھے چلیں گے. ان کے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. انہوں نے بہت وعدے کر لیے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے. دیکھیے 2 مسلمان ممالک نے یہ کیا ہے ابھی کہ انہوں نے ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے اسے جوائن کر لیا, جن میں ایک یو اے ای ہے اور جو دوسرا ملک ہے وہ اس کے اندر بحرین ہے. یاد رکھیے یہ دونوں ممالک جو ہے وہ 2020 میں 2021 میں یہ ابراہم اکارڈ پہ دستخط کر چکے ہیں. 2020 میں یہ پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں, یو اے ای بھی اور بحرین بھی. تو ان کے تعلقات اچھے ہیں اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس جو ہے اس کو جوائن بھی کر لیا ہے. یہ ابراہیم اکارڈ پہ پہلے دستخط کر چکے ہیں. ایک اور بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ فوجی فاؤنڈیشن کے پارٹنر ہے اب یو اے ای. فوجی فاؤنڈیشن پاکستان کی فوج کا ایک ادارہ ہے, بڑا کامیاب ادارہ ہے. اس میں پارٹنرشپ ملی ہے, اس کے شیئرز دیے گئے ہیں یو اے ای کو اور یو اے ای بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر رہا ہے. یعنی کیسا عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ پاکستانی فوج کے پارٹنرز بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں. سننے میں عجیب لگتا ہے نا, لیکن یہ آج کی ریئلٹی ہے. آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے خوف نے انہیں ہر در پہ سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا. پاکستان کی اکانومی کو اتنا برباد کر دیا کہ اب آپ کو دنیا کی باتیں ماننی پڑیں گی. دیکھیے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ کھڑے ہو گئے, وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں, ہم یہ بورڈ آف پیس کا زبردستی آپ ہمیں رکن بنا رہے ہیں, ہم نہیں بنتے. اس کے اوپر انکار کیا بہت سارے لوگوں نے. یہ میرے سامنے بہت ساری ڈیٹیل ہے, لوگوں نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں. یہاں سربیا کے صدر جو ہیں الیگزینڈر, انہوں نے یورپ میں خطاب کیا. یہ ورلڈ اکنامک فورم میں ایک چل رہا ہے اجلاس اس کا. انہوں نے کہا ہم ایک ایسی دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں جہاں اب کوئی اصول اور کوئی ضابطہ باقی نہیں رہا. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں اور اب وہ اس بات پہ کوئی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتے اس بات کو. ہمارے پاس 2 رستے ہیں, یا تو نئی سلطنتوں کے جمہوریے بن جائیں, ان میں شامل ہو جائیں, یا پھر اپنی خود مختاری اور آزادی کی حفاظت کریں. دنیا میں آج سے پہلے امن اتنا کبھی کم نہیں تھا جتنا آج کم ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ برا سال گزشتہ سال یعنی 2025 تھا. یہ سال اس سے بھی برا ہوگا اور اگلا سال اس سے بھی بدتر ہوگا. پھر اس کے بعد جناب دیگر جو عالمی رہنما ہیں انہوں نے بھی بات چیت کی. پولینڈ کے وزیر اعظم نے یہ ڈونلڈ ٹسک, ان کا جو ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا جی خوشامد یا مصالحت, یعنی آپ یا تو خوشامد کر لیں اور آپ کے پاس 2 ہی رستے ہیں اب اس وقت, آپ کے پاس کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے, نہ اپنے دشمنوں کے سامنے اور نہ ہی اپنے اتحادیوں کے سامنے. خوشامد کا مطلب کوئی نتیجہ نہیں, اس میں صرف ذلت ہے. اور اس وقت یورپی جارح مزاجی اور خود اعتمادی وقت کی ضرورت بن چکی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا, جارحانہ ہونا پڑے گا. کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی امریکی قیادت میں چلنے والے گلوبل آرڈر کے خاتمے کا اعلان کر دیا.
یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے. ان میں جناب کینیڈین وزیر اعظم نے جو ایک تقریر کی اس کے اوپر بے شمار لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو امریکہ کا ایک کنٹرول ہے گلوبل آرڈر کے اوپر اس کے خاتمے کا اعلان ہونا ضروری ہے. یہ ڈینمارک سے تعلق رکھنے والے یورپی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہیں. انہوں نے ایک خطاب کرتے ہوئے ورلڈ اکنامک فورم پہ بڑا سخت جملہ بولا. اب بڑا ہی سخت جملہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بات ان الفاظ میں کہوں جو شاید آپ کو سمجھ آ سکے. مسٹر پریزیڈنٹ دفع ہو جاؤ، اور لعنت بھیجی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. تو یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے حالات ہیں. دیکھیں وہ ممالک جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے وہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ ممالک جن کا ایک دور کا تعلق تھا وہ قریب آ رہے ہیں. اب پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، انسانی حقوق کے معاملات دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، یا ٹرمپ صاحب کی چاکری کرنی ہے جیسا کہ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہی عاصم منیر کرے گا. ایک بات جو فرانسیسی صدر نے کی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی فرانس کو لگا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں بورڈ آف پیس کو جوائن کرنا پڑے گا جو غزہ کا ہے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کرنا ہوں گے. دیکھیے یورپ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، گلف ممالک اور لاطینی امریکہ ہمیشہ امریکہ کو ایک سیویئر کے طور پہ دیکھتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے. لیکن پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو اب ایک تحفظ کی جگہ نہیں بلکہ اپنے لیے ایک خطرہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے. چائنا اور رشیا کا اس میں امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، اور امریکہ کیا کرے گا اس پہ انحصار ہے آنے والے وقت کا. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.